हेलो एवरीवन, अगेन आई एम हियर विद अ न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग में मैं आपको कुछ नोट्स फिर से डिस्कस कर रही हूँ क्लास 9 के ही। ये जो टॉपिक्स हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी अपने लास्ट ब्लॉग में डिस्कस कर चुकी हूँ आपको हेडिंग्स के साथ। अब उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखिए, ताकि आप अगर स्किप कर देंगे बीच में से तो आप एक्सप्लेनेशन को मिस कर देंगे। तो स्पेशली जो भी किड्स हैं उनसे ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके मैं आपके साथ आऊँगी। ये जो टॉपिक मैं आपसे भी डिस्कस कर रही हूँ, इसका जो प्रीवियस लिंक है, जो प्रीवियस ब्लॉग में मैंने इसको शेयर किया है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप वहाँ से वो वाला वीडियो भी वॉच कर सकें, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि हम इस ब्लॉग में किस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है? फर्स्ट है आपका मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट है बिजनेस, स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी इज नीडेड। बिजनेस आप कोई ना कोई जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बाय द गवर्नमेंट, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है, आप वो कंप्लीट करने के बाद ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस भी इसे कहा जाता है। Now, mode of establishment for profession. Membership of a professional body and certificate of practice required. अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल बनने के लिए, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, मेडिकल है, लीगल है, आपका सीए है, सीएस है, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कहलाते हैं। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, और एक मेंबरशिप फीस भी आपको पे करना पड़ती है उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर बनने के लिए। जब आप मेंबर बन जाते हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं, और तब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अब एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपको जब एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, आप किसी के लिए वर्क कर सकते हैं। सेकेंड हेड है इसका नेचर ऑफ वर्क। प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस का मेन एम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक तक पहुंचाना और अर्निंग प्रॉफिट। नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या आता है? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट नेचर। आप पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को अपनी, और वो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ताकि लोग आपके पास जाएं, और उसके लिए आप फी चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर एक पर्सनल वे में आपसे ट्रीट करता है, इंडिविजुअली लोगों को ट्रीट करता है, देखता है, उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, के लिए वो फी चार्ज करता है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट। वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क आपको करना है वो मेंशन्ड होता है, आपको उससे बाहर जाके कुछ अलग वर्क नहीं करना है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होती है, और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क करते हैं किसी के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। बिजनेस आपको अपने ओन भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड, एक न्यू कमर है, एक फ्रेशर है, या कोई बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके ऊपर है, आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम प्रोफेशनलिज्म के लिए जाएं, तो प्रोफेशनलिज्म, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। प्रोफेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है, उसकी क्वालिफिकेशन के साथ आपको उसमें ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, और उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तभी आप एक प्रोफेशनल कहलाते हैं। उससे पहले आप अपना जो भी कोर्स कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। देन विल कम टू एम्प्लॉयमेंट। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए एक फैक्ट्री, एक वर्कर के लिए, वो आपको होनी चाहिए। अगर आपने उस फील्ड में वो कर रखा है तो आप इजीली जॉब्स पा सकते हैं, और अगर आपने उस तरह का कोई जॉब नहीं करा है तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल नीडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज, बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस के साइज पे, कितना बड़ा बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। अगर आप स्मॉल स्केल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल कम लगेगा, और अगर आप बिग स्केल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन, लिमिटेड कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट, आपको कोर्स करने के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है आप एक छोटा सेटअप के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, बल्कि आप जिनके लिए काम करेंगे वो रिटर्न में आपको प्रोवाइड करेंगे रुपीज़। नेक्स्ट है आपका रिवॉर्ड एंड रिटर्न्स, जो बिजनेस है उसका रिवॉर्ड और रिटर्न क्या है, उसका ये फ़ायदा है आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट ही आपका मेन एम है बिजनेस करने का। सेकेंड विल कम टू प्रोफेशन, उसमें आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, जो भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रोफेशनल फ़ी देता है पर्सन। एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट यू हैव सैलरी और वेजेस, सैलरी मिलती है आपको, वेजेस मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, अदर बेनिफिट बोनसेस मिलते हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपके एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हेड है आपका रिस्क, इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, बिजनेस के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी हाई रिस्क फैक्टर को गेन करना पड़ता है, बिकॉज बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपने चुने हैं, उनको पे कर रहे हैं। अगर बिजनेस सक्सेसफुली वर्क नहीं करता तो सारा का सारा जो बर्डन है वो आपके ऊपर आता है लॉसेस का, इस वजह से इसे कहते हैं इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। सेकेंड में आगे आपका प्रोफेशन, द डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, इसमें डिग्री थोड़ी सी लो है, आप एक स्मॉल सेटअप के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, 50-50 चांसेस हैं। आपका प्रोफेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको इतना फ़ायदा नहीं हो सकता प्रोफेशन से, पर धीरे धीरे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी गेन होगी आपको फ़ायदा बढ़ता जाता है। नो रिस्क फैक्टर इन इट, एम्प्लॉयमेंट में इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता है, बिकॉज जो भी रिस्क फैक्टर है वो एम्प्लॉयर उठाता है, एम्प्लॉय नहीं उठाता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा फायदा है। ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट हेड। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट, किसी तरह का फॉर्मेलिटीज बिजनेस सेटअप के लिए जो बेसिक गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको वो फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फॉलो नहीं करना होता है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलोड, प्रोफेशनलिज्म के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आप एक मेंबरशिप लेते हैं, उसके अंदर आप फ़ी पे करते हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क कर सकते हैं, आप अपने मन से उन रूल को चेंज नहीं कर सकते। बिजनेस में आपने बिजनेस सेटअप किया है तो मोस्टली आप अपने मन से कर सकते हैं वर्क, पर प्रोफेशनलिज्म ऐसा नहीं होता। द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी फॉलोड, और एम्प्लॉयमेंट में द टर्म ऑफ कंडीशन आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपको वही फॉलो अप करना है, उसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा फॉलो अप नहीं करेंगे। लास्ट है इसमें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़, आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, कुछ पार्ट सेल आउट कर सकते हैं उसका, इसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है क्योंकि बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है। बट इफ़ विल गो फॉर प्रोफेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आप अपनी एक्सपर्टाइज किसी से शेयर नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉट पॉसिबल, आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, आप अपनी जगह किसी और को वो जॉब नहीं दिलवा सकते, इस तरह से इन दोनों फील्ड में नॉट पॉसिबल है, बट हाँ बिजनेस में ये पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ये ऑलरेडी चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट ब्लॉग में, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, एंड आई होप आप प्लीज़ सब जॉट डाउन ज़रूर करें, बहुत ईजी वे में है ये नोट्स। An economic activity, business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective of earning profit. Business का sole aim होता है to earn profit. Second is your production and procurement of goods and services. Business include all the activities concerned with the production of procurement of goods and services for sales, services like transportation, banking, insurance, etc. आप business को चलाने के लिए production
और वेयर हाउसिंग, जो भी आप प्रोक्योरमेंट करते हैं, कुछ को अपने पास रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूड होता है, बैंकिंग इंक्लूड होता है, ये सारा का सारा आपका जो वर्क है ये सारा आता है अंदर बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। इंश्योरेंस ऑल्सो, गुड्स एंड सर्विसेज को आप इंश्योर्ड भी करते हैं। थर्ड हेड है आपका सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देयर शुड बी सेल और exchange of goods and services between the seller and the buyer. If goods are produced not for the purpose of sale but say the internal consumption, it cannot be called a business activity. आप हमेशा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब आप गुड्स को बेचते हैं, उससे आपको जो प्रॉफिट होता है वही आपका इनकम कहलाता है। बट अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और आप उन्हें बेचते नहीं, अपने पास ही रखते हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। जिस बिजनेस एक्टिविटी वो तभी होगी जब वो पब्लिकली सेल आउट होता है। इसी के अंदर हमारी नेक्स्ट हेडिंग है dealing in goods and services on a regular basis. There should be a regularity or dealing of exchange of goods and services. One single transaction of sale or purchase doesn't constitute business. Last blog में भी मैंने ये डिस्कस किया था, बिजनेस में रेगुलरिटी होना चाहिए। बिजनेस ऐसा नहीं आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 6 मंथ किया, 1 ईयर किया, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, वो बिजनेस नहीं कर जाता। इट शुड बी रेगुलर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तभी वो बिजनेस कहलाता है। Profit earning, the main aim of business is to earn profit. A business cannot survive without making profit, so businessmen try to maximize profit by increasing the volume of sales or reducing cost. businessman का मेन एम होता है earn profit। उसके लिए उसे क्या कोशिश करनी चाहिए कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो लॉसेस हैं उसके, जो उसके रिडक्शंस हैं वो कम से कम हो। बेसिकली इट इज़ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। Uncertainty of returns. Every business invests money, but the objective of earning profit, but the amount of profit earned may vary also. There is always a possibility of risk. Risk factor हमेशा बिजनेस में रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा प्रॉफिट ही हो, आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, तो अनसर्टनिटी रहती है रिटर्न्स की। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Element of risk. All business activities carry some element of risk because future is uncertain and business has no control over several factors like strikes, fire, theft, lockdown and change in consumer taste. ये एलिमेंट्स को कभी आप बिजनेस से हटा नहीं सकते। इसमें स्ट्राइक्स हो गई, आपकी फायर लग गई, थेफ्ट चोरी हो गई, लॉकडाउन लग गया, या फिर चेंज इन कस्टमर टेस्ट। कस्टमर का टेस्ट अगर चेंज हो गया, वो आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहा है, तो आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना पड़ता है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा बिजनेस में रहता है, इसलिए बिजनेस में आपका रेगुलर बेसिस पे नए नए इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका बिजनेस प्रॉस्परस होता है। सो इस टॉपिक के साथ मैं इसको अभी शट डाउन यहीं पे करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं और डिफरेंट आपके नोट्स लेके आऊँगी एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट्स लाइक अ मोटिवेशनल फोर्स, ताकि मैं और अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।